ये है टीवीए टीम और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और इस हफ्ते एक ऐसे फंड की बातचीत करेंगे जो बिल्कुल टॉप मोस्ट कंपनीज में निवेश करते हैं। जहां मैं बातचीत कर रहा हूं एक्सिस ब्लू चिप फंड की। बाजार में तेजी का माहौल बन रहा है और ऐसे में लीडर्स के साथ रहना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो एक ऐसा फंड जहां पे आपको बढ़िया रिटर्न मिल सके, अच्छी क्वालिटी का निवेश हो, और इस वक्त बाजार में जब थोड़ा सा तेजी का माहौल बन गया है तो बिना रिस्क के आपको कहां कमाई हो सकती है, उसी पे आज बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्रेयस देवलकर, जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तगड़ा अनुभव है इनको श्रेयस को, और श्रेयस से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खूबियां हैं और इस फंड के अंदर उन्होंने क्या क्या विशेषताएं शामिल की हैं। लेकिन सबसे पहले जरा थोड़ा इस वक्त के बाजार को समझना जरूरी है। श्रेयस, एक मिड टर्म रैली में कहूँगा कि एक महीने के अंदर एक बड़ी तेज़ी बाजार में बन गई है और ऐसा लगने लगा है, लोगों का डर खत्म हो गया कि शायद इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में है अमेरिका से लेकर भारत तक। लेकिन ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। तो करंट सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज करेंगे? तो आप अगर देखें कि इन्फ्लेशन के जो ड्राइवर्स रहते हैं, वो ड्राइवर इंडिया के लिए रिलेवेंट है फूड इन्फ्लेशन और क्रूड और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जो एनर्जी हो, मेटल्स हो, उनके प्राइसेस बढ़ने से आ रहा है। तो इसमें से मोस्ट ऑफ जो पैरामीटर थे इन्फ्लेशन के, वो बढ़ना शुरू हुए 1 जनवरी फरवरी के टाइम पीरियड में। तो वो जब बढ़ना चालू हुए, और उसका रीजन एक था कि वॉर जो यूक्रेन और रशिया के बीच में होना शुरू हुआ था तभी के समय। तो उसकी वजह से जो कमोडिटी में बहुत तेजी आई या फिर उनके भाव बहुत ऊपर गए, उसमें से आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन ड्राइवर्स अभी वहां से नीचे आ रहे हैं। तो बेस इफेक्ट से हो या फिर कुछ कमोडिटी के भाव ज्यादा अभी तक नीचे नहीं आए, पर एक जो टॉपिंग आउट बोलते हैं, तो वो ज्यादा ऊपर जा नहीं रहे, और बहुत सारे कमोडिटीज के ऑलरेडी नीचे भी आ गए हैं। आप अगर क्रूड ऑयल को देखेंगे तो वो भी अभी $100 के नीचे लगभग आ ही गया। तो जो ड्राइवर्स ऑफ इन्फ्लेशन जो कि वो अभी पीकिंग आउट या हो रहे हैं और रिवर्स हो गए हैं, तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन के प्रिंट्स शायद थोड़े टाइम के लिए आगे पीछे हो, पर जो कि ड्राइवर्स नीचे आ रहे हैं, इसीलिए एक कंफर्ट आता है कि इंटरेस्ट रेट शायद वो भी अभी पिक आउट हो गए हैं। तो इसी के कारण एक लास्ट 1-1.5 महीने में हमने देखा कि जो इक्विटी मार्केट में रैली आ गई, और आपने वो ये भी और एक गौर किया होगा कि अपने जो जीसेक है या फिर 10 ईयर यील्ड है, वो भी अपना पीक से अभी बहुत पीछे आ गए हैं। तो ऑल इन ऑल ऐसा दिख रहा है कि इन्फ्लेशन ड्राइवर्स आर पिकिंग आउट, और उसके हिसाब से शायद इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाए। लेकिन श्रेयस, जिस तरीके से बाजारों का रुख है वो शायद इकोनॉमी के रुख से थोड़ा सा मुझे डिस्कनेक्ट लगता है। जैसे कि कल आप देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 0.5% ब्याज दर एकदम से बढ़ा दिया, और वहाँ का सेंट्रल बैंक कह रहा है कि दिसंबर तक यूके की इकॉनमी रिसेशन में चली जाएगी। यूएस में भी इस बात को लेकर के बहुत डिबेट चल रही है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हाई फ्रिक्वेंसी नंबर कुछ एक अलग कहानी कह रहे हैं। भारत में भी अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन पीक होता हुआ दिख रहा है। आरबीआई के प्रेडिक्शंस में कोई चेंज नहीं आया है, यानी कंट्रोल में रहेगा। फिर भी कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ रही है। क्या ये आगे जाते हुए कंपनीज के लिए जो एक्सपैंड करना चाहती हैं, या कंज्यूमर के लिए जो कंज्यूम करना चाहता है, एक मुश्किल पैदा करेगी? तो इसका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो इम्पैक्ट है, तो उसका 2-3 तरीके से आप सोच सकते हैं। एक, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की वजह से ग्लोबली, आप एक यूएस का एग्जांपल ले, उधर उनके कंज्यूमर पे कितना इम्पैक्ट आया और हमारे कंज्यूमर पे कितना इम्पैक्ट आएगा। तो यूएस में इंटरेस्ट रेट उनके लेवल से बहुत ज्यादा बढ़ गया,
तो एब्सोल्युटली अगर कम भी हो तो भी, तो इसीलिए उनके कंज्यूमर में आपने देखा होगा कि इम्पैक्ट ज्यादा पाया गया। तो आप अगर कमेंट्री मॉर्गेजेस की हो, जो हाउसिंग लोन बोलते हैं, या फिर उधर की रिटेल इंडस्ट्री की हो, उधर की कमेंट्री ज्यादा टर्न होना शुरू हो गई। पर इंडिया में वो जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज आप बात कर रहे हैं, उसमें दो ऑब्जर्वेशन है। एक, आप कॉर्पोरेट सेक्टर को अलग से सोचेंगे और रिटेल को अलग तरीके से सोचेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर का ऐसा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में ये टाइम इतना लिवरेज है नहीं जितना पहले था, तो उसके हिसाब से आप जो इंटरेस्ट कॉस्ट बोलते हैं वो इतनी बर्डनसम है नहीं। और ये मैं जनरली एक वाइडर टॉप 300-400 कंपनीज की बात कर रहा हूँ लिस्टेड स्पेस में। तो वो जो स्ट्रेस रहती है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो इतनी है नहीं जितने लास्ट टाइम जब भी कभी क्राइसिस सिचुएशन आई तभी एक्चुअली लिवरेज लेवल ज्यादा थी। दूसरा, अगर हम रिटेल की तरफ देखें या फिर कंज्यूमर्स की तरफ देखें, तो उधर भी वही है कि एक रफ कैलकुलेशन किया जाता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपका ईएमआई कितने से बढ़ेगा। तो उसमें जैसे यूएस में वो नंबर 30%, 40% ऐसे नंबर पे वो नंबर आ जाता है, ताकि इंडिया में जितना कैलकुलेशन चल रहा है उसमें अभी तक 8 से 15% की का एक नंबर अपने सामने आता है। तो ये जस्ट नंबर बता रहा हूँ कि हमें डिफरेंस का एक थोड़ा ज्ञान हो। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर या रिटेल सेक्टर, तो हमारे इधर जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ओके, अच्छा, ये भी बात थोड़ी सी वाजिब है कि प्री पैंडेमिक लेवल पे भी अगर आप रेट ले जाएं या उससे 20-25 बेसिस पॉइंट ऊपर भी जाएं तो कंफर्ट जोन रह सकता है। हालांकि इसमें एक हिंड्रेंस ये है कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो है, लेकिन जिस तरीके से दिख रही है डिमांड और कंपनियां अपना एक्सपैंड करें तो शायद वो मैनेज हो जाएगी। अब आते हैं आपके फंड के ऊपर। एक्सिस ब्लू चिप फंड में जो उसका कंपोजिशन आपने रखा है, इसमें बैंकिंग और फिनेंशियल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ये एक बड़ा हमने जनरल फिनोमेना देखा कि बहुत ज़्यादा बुलिश हैं आजकल लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। बहुत सारे फंड्स पे बात करिए, वहाँ पे भी, इन जनरल भी, एक्सपर्ट में भी, पीएमएस में भी। आप जहाँ देखिए, क्या ऐसी वजह है कि आप लोग बैंकिंग फाइनेंशियल में इतना ज़्यादा बुलिश हैं? तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, उसमें से भी मैं उसका एक सब सेगमेंट बोलिए कि रिटेल क्रेडिट ग्रोथ जिसमें बोलते हैं। तो एक होता है कि आपका कंट्री का जीडीपी ग्रोथ का एक मल्टीप्लायर से बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की क्रेडिट ग्रोथ जो रहती है वो चलती रहती है। अभी अगर हम उसको भी अगर बाइफरकेट करें कि क्रेडिट ग्रोथ में क्या क्या आता है, कॉर्पोरेट का क्रेडिट ग्रोथ और कंज्यूमर दैट इज रिटेल का क्रेडिट ग्रोथ, जिसे हम रिटेल क्रेडिट ग्रोथ बताते हैं। तो कॉर्पोरेट का जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें हमारे हिसाब से ज्यादा तेजी आना अभी थोड़ा टाइम है उसमें। पर जो रिटेल का क्रेडिट ग्रोथ है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो, और हम अगर प्री कोविड टाइम पीरियड में जाए 2020 में, तो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ है वो टाइम पीरियड में उसके पहले 5 साल 10 साल तक ऑलमोस्ट अर्ली टीन्स में, यानी जिसे 10 से 15% के ग्रोथ CAGR बेसिस पे चल रही थी। अभी कोविड के हिसाब से और कोविड की वजह से उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ लास्ट 2 साल। अभी वहां से अगर सिचुएशन ठीक रही, जो कि अभी इन्फ्लेशन के जो ड्राइवर से जैसे मैं बता रहा था वो भी अगर वहां से रिवर्स हो गए जैसे वो हो रहे हैं और इसलिए इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ गया, तो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ जो पहले के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा चल रही थी वो वापस आ सकती है। तो इसीलिए जो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ ड्रिवन बैंक हो या NBFC हो, जिन्होंने अपनी एबिलिटी कंज्यूमर को लोन देने के लिए, जिसमें मॉर्गेजेस आते हैं यानी हाउसिंग लोन आते हैं, जिसमें ऑटो लोन आते हैं, जिसमें अनसिक्योर्ड लोन जिसे बोलते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लोन है। तो इकोनॉमी के और कंजम्पशन के कोई भी आइटम आप ले लो, सबसे बड़ा आइटम ऑब्वियसली घर है, उसके बाद गाड़ी है,
उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। तो ये सारे आइटम्स या फिर इवन ट्रैवलिंग पे भी बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड क्रेडिट दिया जाता है। तो नॉर्मली ये जो स्पेस है, वो स्पेस अगर ग्रो करना चालू करती है तो उसका प्रॉक्सी अगेन बिकॉज ऑफ क्रेडिट ग्रोथ आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स में उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव मिल सकता है। इसीलिए जनरली ये सेक्टर में हमेशा हमारा इंटरेस्ट रहा है। तो फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर है ऑयल एंड गैस, और सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल अगर कोई है या सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल कोई सेक्टर है तो वो ऑयल एंड गैस का है। कैसे आप लोग इसको जांचते हैं, कैसे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कम से कम ट्रेंड लाइन क्या होगी इसकी? ऑयल एंड गैस में एक्चुअली आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके की कंपनियां रहती है। कुछ ऑयल डिपेंडेंट है और कमोडिटी डिपेंडेंट है। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि प्योर कमोडिटी जैसे ऑयल हो या गैस हो, उससे डायरेक्टली अर्निंग जिसका इम्पैक्टेड है, वैसी कंपनियां हम कम रखना पसंद करते हैं। क्योंकि वो सेम, बट अगर आप मेटल भी देखोगे तो मेटल में भी वैसा ही होता है कि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती है और उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी कम होती है। तो इसीलिए उस तरीके की कंपनीज हम जनरली कमोडिटीज जिसे बोलते हैं वो हम कम रखना पसंद करते हैं, जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा हो, वैसी कंपनी ज़्यादा रखते हैं। इसीलिए आपने जो पॉइंट आउट किया कि वो फोर्थ लार्जेस्ट है, जैसे आपने उसमें कैलकुलेशन से जो पॉइंट आउट किया है, तो इसलिए वो फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर रहता है। क्योंकि उसमें थोड़ी कंपनियां है जो कमोडिटी से ओरिएंटेड है, तो उसमें हम नहीं इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है उसमें इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये साल वैल्यू इन्वेस्टिंग का होगा, ग्रोथ स्टॉक शायद उतना अच्छा प्रदर्शन ना करें, वो है एफएमसीजी, और वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे है। इसका क्या कारण है? ये एक्चुअली आप जो ग्रोथ वर्सेस वैल्यू, ये जो डिबेट या आर्गुमेंट चलते रहते हैं, ये मेरे ख्याल से लास्ट 2 साल से है। स्पेशली जब से कोविड लेड फॉल हुआ मार्केट में, उसके बाद ये आर्गुमेंट ज़्यादा शुरू हुए। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला एक कारण है कि अपने एक नॉर्मली क्या होता है कि और अपने एफएमसीजी का भी एग्जांपल दिया उसमें ग्रोथ स्टॉक्स में, कि जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ रहती है, जिसमें स्ट्रक्चरल क्रेडिट ग्रोथ हो, CAGR बेसिस 10% 12% रिटेल क्रेडिट ग्रोथ जैसे मैं आपको बताया, या फिर इंडिया कंजम्पशन स्टोरी विच इज अ स्ट्रक्चरल स्टोरी। तो ये स्टोरीज हमेशा ही इंडिया में महंगे, रिटेल इंडस्ट्री हो महंगे रही है। तो ये एक ग्रोथ हो गया। तो कोविड की वजह से एक तो इनकम इम्पैक्ट हुआ अर्निंग्स लोगों पे, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कंजम्पशन स्टोरी इतनी ज्यादा पिकअप हुई नहीं। तो इसीलिए ये जो सेगमेंट है जो B2C, इसीलिए हम अगर बाइफरकेट करना चाहे इंस्टेड ऑफ ग्रोथ वर्सेस वैल्यू, एक्चुअली अगर आप देखें तो B2C सेगमेंट जिसमें कोविड का इम्पैक्ट ज्यादा है, वो सेगमेंट हैज नॉट डन वेल इन लास्ट 2 साल में कोविड के बाद। अभी अगर आप B2B सेगमेंट में देखें, जो एक्चुअली कोविड के क्रैश के बाद वैल्यू था, पर अभी उसमें से बहुत सारे सेगमेंट में वैल्यू इतनी रही नहीं जितनी पहले थी, क्योंकि मार्केट ये 2 साल से ये ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। तो इसीलिए शायद अभी यूटिलिटीज हो, कमोडिटीज हो, ये 2-3 सेगमेंट है, या फिर ESG रिलेटेड कंपनीज हो जिसमें कंसर्न्स है, तो ये 2-3 सेगमेंट है, वहाँ पे आप पाएंगे कि वैल्यू इन अ क्लासिकल सेंस, जिसे वैल्यू बोलते हैं, वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगी। पर जो कि ये ट्रेंड लास्ट 2 साल से चल रहा था, मोस्ट ऑफ अदर B2B सेगमेंट्स जो है वहाँ पे वैल्यूएशन अभी ज़्यादा हो गए हैं।
यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो कुछ सेक्टर्स की बात करेंगे, कुछ थीम्स की बात करेंगे जो एक्सिस ब्लू चिप में शामिल है फंड्स में। और आज हम बातचीत करें एक्सिस ब्लू चिप फंड और उसके फंड मैनेजर श्रेयस दिवलकर से, जो हमें ये बता रहे हैं कि उनके फंड में कैसे स्टॉक चुने जाते हैं, कैसे थीम पकड़ी जाती है जिससे सबसे अच्छा रिटर्न, सबसे सेफ रिटर्न मिल सके। एक और बड़ा आजकल फिनोमेना है जो B2C की बात आपने की, तो एक में तो अर्निंग ग्रोथ आ रही है इसलिए वैल्यू बनेगी वहां पे, एक में EPS ग्रोथ पर मल्टीपल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है। अर्निंग ग्रोथ उसके कंपैरिजन में नहीं हुई है या बहुत कम है या अलग तरीके से उसको लोगों ने एनालाइज करके बता दिया है। तो लेकिन कई बार अच्छा है कि बहुत अच्छी कंपनीज हैं उनमें अर्निंग ग्रोथ हो रही, तो वो आप लोग कैसे चुनते हैं जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ पे फोकस करें, या जैसे हम लोगों ने B2C FMCG की बात करी, उनके मल्टीपल ऑलरेडी बहुत हाई होते हैं, ग्रोथ बिल्कुल नहीं लेकिन मल्टीपल अभी भी 80, 90, 100 बने ही रहते हैं। तो जनरली एटलीस्ट हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि जहाँ पे ग्रोथ होती है और इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड जो यूज हम करते हैं स्ट्रक्चरल ग्रोथ। कैसे कि अगर आप कोई कमोडिटी लो, उसमें प्राइस की वजह से एक साल 40% ग्रोथ आ सकती है, 50 आ सकती है, 60 आ सकती है, वो आ भी गई थी। पर उसके बाद क्या, तो वो स्ट्रक्चरल नहीं है। तो अगर आप राइट टाइमिंग से वो सेक्टर में अच्छा पाते हो या फिर आपको वो एनालाइज करके वो आपके जाने में अगर आपकी क्षमता है, तो आप वैसे तरीके के सेक्टर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट सक्सेसफुली कर पाते हो। पर अगर दूसरी तरफ कि जो कंपनियां का स्ट्रक्चरल ग्रोथ हो सकता है, तो वो कंपनी में हम जनरली जाना पसंद करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक आध दूसरा साल जैसे अभी मैक्रो कोविड की वजह से या इन्फ्लेशन की वजह से एक आध दूसरा साल अगर ग्रोथ आ भी नहीं गई तो भी बाद में वो कैचअप कर सकती है। और अगर वैल्यूएशन ज्यादा है तो 2 साल के बाद अगर वो कंपनी ने ग्रोथ दिखाया तो वैल्यूएशन रिलेटिवली उसमें कम भी दिखता है। तो ये 2 तरीके से कोई भी एक कंपनी को देख सकता है। इसमें से हम ये जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ है उस हिसाब से देखना पसंद करते हैं, और जनरली पाया गया है कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ का एलिमेंट जहां भी हो वो स्टॉक्स एक्सपेंसिव रहते हैं, आप कोई भी मैट्रिक्स से कैलकुलेट करें तो। इसीलिए वो एक चॉइस मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको स्ट्रक्चरल ग्रोथ प्ले करना है तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन आप कैसे ट्रेड करें, और अगर आप अच्छी तरह से एक आधा कमोडिटी का अभी हाँ बॉटम हो गया है, यहाँ से चल जाएगी, यहाँ से अभी ग्रोथ ही आएगी इसमें, तो उसमें अलग तरीके से देखना पड़ता है, और वो अलग तरीके से एनालिसिस करने की क्षमता अगर आप रखते हो तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। श्रेयस, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या आधा साल तो निकल गया, अगले 6 महीने 7 महीने तक आपको लगता है कि ज़्यादा वोलेटिलिटी रहने की संभावना है या मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करेगा? क्योंकि अभी भी बहुत सारे डेटा पॉइंट्स क्लियर नहीं है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। इवन क्रूड को ही लेके देख लीजिए तो अब 100 से नीचे आ गया, किसी को लगता है कि शायद डिमांड गिर जाएगी, चाइना की डिमांड बहुत बुरी स्थिति में है, बड़ा मुश्किल है। तो अगले 6-8 महीने की प्रेडिक्टेबिलिटी हो सकती है क्या? मार्केट की प्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा से ही डिफिकल्ट पाई गई है, तो इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप कंपनी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आज हम कुछ इश्यूज डिस्कस करेंगे। जैसे आप 2 साल पहले बात करते हैं, हम कोविड डिस्कस करते, 6 महीने पहले वॉर डिस्कस करते, आज की तारीख में और कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और 6 महीने 8 महीने बाद तभी के टॉपिक्स जो मार्केट के सो कॉल्ड ड्राइवर्स रहते हैं 6 महीने के लिए, वो अलग अलग चेंज होते रहते हैं, और हमेशा ये अनसर्टेनिटी तो रहती है। तो वो हिसाब से देखा जाए तो एज अ इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर्स, हम ये पसंद करते हैं कि एक कंपनी अगर ठीक है, वो कंपनी के पास मोट है, वो कंपनी के पास डिफरेंशिएशन है, वैल्यू एडिशन करने की एबिलिटी है, तो वो कंपनी आपको ग्रो करके आपको एज ए निवेशक उसमें पैसा बना दे जाएगी। तो
हम लोग ज्यादातर उधर फोकस करना पसंद करते हैं मार्केट्स के। ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि बहुत सारे हमारे जो इन्वेस्टर भाई लोग होते हैं ना, वो लमसम पैसा लगाने में या उनको एक चाहिए होता है कि हाईली वोलेटाइल एक दिन अचानक मार्केट नीचे आए या उनको पता लग जाए कि यहाँ पैसे डालना सही, तो वो लोग इंतजार करते हैं उस चीज़ों का। तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या आपकी नज़र में वोलेटाइल बहुत रहने वाला है या स्टेबल मार्केट रहेगा, कंसोलिडेट करेगा? ये सवाल इस संदर्भ में है। तो हमारे हिसाब से वोलेटिलिटी तो रहेगी ही, क्योंकि एक दो चीजें आपने पाई देखी होगी कि लास्ट 2 साल में वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसके एक्चुअली स्टैंडर्ड डिविएशन से बहुत ज्यादा बढ़ गए। उसमें से थोड़ा सा करेक्शन आया, पर एब्सोल्युटली द वैल्यूएशंस है वो हाई ही है मार्केट में, उसमें कुछ दो बात नहीं। दूसरा ये है कि कंसर्न्स जिसे बोलते हैं कि मार्जिन प्रेशर आएगा कमोडिटी की वजह से, वो कंसर्न हमारे हिसाब से प्राइस में है। तीसरा कंसर्न मार्केट में है इंटरेस्ट रेट का। अब इंटरेस्ट रेट राइजिंग साइकिल आपको जैसे पता है कि इक्विटी के लिए नेगेटिव रहती है, फॉलिंग साइकिल पॉजिटिव रहती है। तो राइजिंग साइकिल भी अभी ऑलमोस्ट पीक आउट एज ऑफ नाउ तो लग ही रहा है। अभी उसमें अगर कल को क्रूड 150 हो जाए तो बात अलग है, पर एज ऑफ नाउ उसमें भी आपको कंफर्ट है। तो एक ही चीज है जो अभी तक क्लैरिटी है नहीं आपकी वोलेटिलिटी के हिसाब से, वो है डिमांड ग्रोथ। क्योंकि मार्जिन प्रेशर्स तो देख लिया मार्केट में, अभी अर्निंग सीजन में भी वो दिख ही रहा है, लेकिन कमोडिटी के प्राइसेस कम आ गए हैं, तो इसलिए शायद आगे जाके वो मार्जिन प्रेशर कम हो। पर डिमांड का इम्पैक्ट है जो इन्फ्लेशन का, वो अभी तक पूरा क्लियर हुआ नहीं है। तो उस हिसाब से वोलेटिलिटी हो सकती है, पर ऑलवेज जैसे बोलते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट दिस टाइम। तो लास्ट टाइम जब भी क्राइसिस सिचुएशन हुई थी, तो जैसे आप जीएफसी देख लीजिए, ट्विन डेफिसिट देख लीजिए, जीएफसी क्राइसिस 2008-9, या फिर जीएफसी ट्विन डेफिसिट हो 2012-13 के टाइम का। तभी क्या था कि लिस्टेड कॉर्पोरेट सेक्टर और ओवरऑल कॉर्पोरेट सेक्टर में और इवन कुछ टाइम के लिए तो रिटेल सेक्टर्स में भी और कंज्यूमर्स में भी लिवरेज ज्यादा था, लोन्स ज्यादा थे। तो जनरली जब सिस्टम में लोन्स ज्यादा होते हैं तो जनरली उसमें स्ट्रेस ज्यादा होती है और मार्केट के वैल्यूएशंस ज्यादा गिरते हैं। इस बार ये पाया, हम ये नोटिस कर रहे हैं कि ऐसा कंजम्पशन सेक्टर्स में भी ज्यादा लोन है नहीं। आपने ये भी देखा ही होगा कि कोविड के टाइम में भी इतनी तकलीफों के बावजूद बैंकों के और एनबीएफसी के एनपीएस थोड़े बड़े, पर ऐसे एकदम अलार्मिंग हुए नहीं। इवन कॉर्पोरेट सेक्टर भी इंडिया का भी कम लिवरेज है। तो ये एक कंफर्ट दे जाता है कि अगर डिमांड में स्लोडाउन आ भी जाए, पर हेल्थ ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर इज एंड कंजम्पशन, ये दोनों का हेल्थ इस बार ज्यादा अच्छा है। तो ये आपको डेफिनेटली कंफर्टेबल रहेगा। बिल्कुल, शेयर्स बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कैसे आप फंड के जरिए भी अगर आप निवेश कर रहे हैं तो कंपनीज फंड मैनेजर, मतलब फंड मैनेजर को आपको रीड करना चाहिए। तो इसीलिए मैं बहुत आड़े टेढ़े क्वेश्चन आपको घुमा के ले जा रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि वोलेटिलिटी तो रहेगी, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी चुनते हैं जो कि शेयर्स चुनेंगे आपके लिए, तो उसका असर न्यूट्रलाइज हो जाता है। बहुत बढ़िया बातचीत रही। और ये एक्सिस ब्लू चिप फंड जो बहुत ही टॉप क्वालिटी की कंपनीज में पैसे लगाते हैं, तो आप इस पर निवेश कर सकते हैं। आप भी पढ़िए और थोड़ा और अध्ययन करिए, इसको समझिए। और हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि आपको एक बेस्ट फंड मैनेजर से मुलाकात कराएं और उसके फंड के बारे में आपको जानकारी दें। शेयर्स, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिर किसी दिन किसी एक और फंड के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।